आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है भगत सिंह। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई थी। इसके बारे में कुछ हम रोचक कहानियाँ लेकर आए हैं। 23 मार्च फिलहाल तुरंत बीत गया, तो हम देरी से वीडियो लाने का मेरा एक ही मकसद था कि भगत सिंह के बारे में वो हम अछूते कहानियाँ आपको बताएं, उन चीज़ों के बारे में हम बताएं जो यूट्यूब पर कहीं भी आप खंगाल लीजिएगा या कहीं भी आप पढ़ लीजिएगा, उन कहानियाँ, उन अछूते पहलू आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हम काफ़ी रिसर्च किए, बहुत से किताबों का हमने खोजा, खंगाला, तब जाकर मुझे उन चीज़ों को मिला जो आप भ्रम में, जो भ्रामक जो फैलाई जा रही थी यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, उन भ्रामक स्थितियों को हमने काफ़ी दूर करने का आज इस वीडियो में प्रयास किया है। और आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इसमें कन्फ्यूजन आपको दूर होगी। जो भगत सिंह के बारे में और महात्मा गांधी जी के बारे में जो अनेक सारी भ्रांतियाँ फैली हुई थी कि गांधी जी, अक्सर कहा जाता है, सुना जाता है कि गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह की फांसी नहीं होती, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गांधी जी, हमारे पास कई रिसर्च पेपर आए हैं, गांधी जी ने स्वयं लिखा है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि हम कई बार वारासराय से मिले और अपनी प्रार्थना पत्र लेकर गए कि जहां तक हो सके भगत सिंह की फांसी न हो। हमने जितनी बार गांधी जी को पढ़ा है, गांधी जी अपने स्वराज्य एक लेख निकालते थे, एक पत्रिका निकालते थे। उस पत्रिका में गांधी जी ने लिखा है कि मैंने अपनी आत्मा को निचोड़कर वारासराय के सामने उड़ेल दिया है ताकि भगत सिंह की फांसी न हो। इस मुद्दे पर हमने बहुत सारी मिलने का प्रयास किया, लेकिन अंत में कि वारासराय ने बात नहीं सुनी और अंत में भगत सिंह की फांसी हुई। भगत सिंह की फांसी होने का एक और महत्वपूर्ण कारण था, कई लोग ये भी फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर भ्रांतियाँ फैलाते रहते हैं कि भगत सिंह की फांसी जो असेंबली में बम फेंकने के दौरान जो पकड़े गए, असेंबली में हम अधिकांश डाटा की ओर, कन्फर्म डाटा की ओर नहीं जाएंगे। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, भगत सिंह की माता का नाम क्या था, क्योंकि आप तो गूगल बाबा से पूछ सकते हैं। लेकिन जब असेंबली में दोस्तों, आइए कुछ असेंबली में, जब असेंबली में एक पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल एक अंग्रेज द्वारा पारित हो रहा था। पब्लिक सेफ्टी बिल क्या है, हम इसको आप बहुत ही विस्तार से बताएंगे कि क्या है पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल पब्लिक सुरक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा असेंबली में एक बिल पारित किया जाना था। इसके विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चुना गया था। जो जिस सभा का, जिस संगठन का भगत सिंह ने या चंद्रशेखर आजाद ने जिस संगठन का बनाया था, उस संगठन का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के नाम से संगठन बनाए हुए थे। उन क्रांतिकारी के जो सदस्य थे वो नहीं चाहते थे कि भगत सिंह असेंबली में सीधे जाकर वार करें, क्योंकि भगत सिंह टॉप लीडर के नेता थे उससे संस्था का। लेकिन भगत सिंह नहीं माने। भगत सिंह चाहते थे कि एक देश में, हमारे देश में युवा पर एक संदेश पहुंचाया जाए कि क्रांतिकारी किस हद तक अपने आज़ादी के लिए जा सकते हैं। तो गए विधानसभा में, असेंबली में बम को फोड़ा, वहाँ पर काफ़ी धुआं निकला, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। और जब भगत सिंह से पूछा गया कि आप किस लिए इस तरह का व्यवहार किए अंग्रेजों के लिए, तो उन्होंने कहा कि बहरे लोगों को सुनाने के लिए कभी कभी बम की जरूरत पड़ती है। तो उसमें गिरफ्तार हुए। लेकिन बहुत लोग का मानना था, बहुत लोग यह जानना चाहते थे हमसे कि भगत सिंह की फांसी किस केस में हुई। बहुत से लोग या अभी तक कंफ्यूजन में थे कि शायद पब्लिक सेफ्टी बिल जो फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि भगत सिंह ने बम फेंका, उसमें गिरफ्तार हुए और फांसी की सजा हुई, लेकिन यह हकीकत नहीं है। भगत सिंह की फांसी अक्सर में सैंडर्स की हत्या
सॉन्ड्रस एक अंग्रेज था, सॉन्ड्रस की हत्या के कारण में भगत सिंह का जो जज थे, जो फांसी की सजा सुनाए थे 23 मार्च को, तो सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह को फांसी दी गई। अक्सर वास्तव में अगर देखें तो सैंडर्स की हत्या करने के इल्जाम में उनको फांसी हुई। सैंडर्स की हत्या का मुख्य कारण नहीं था, कारण यह था कि कुछ दूसरे लोगों की हत्या करना चाहते थे, दूसरे अंग्रेज की हत्या करना चाहते थे। कारण यह था, हत्या के कारण क्या था कि लाला लाजपत राय को भीड़ ने अंग्रेजों द्वारा बर्बरता से, लाठी से, प्रहार से उनको मार दिया गया था, जिससे क्रोध होकर जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, मतलब जो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह द्वारा संगठित जो संस्था थी, उसके द्वारा यह फैसला लिया गया कि अंग्रेजों द्वारा जितनी बर्बरता से लाठी द्वारा इनको मार दिया गया, उसका बदला हम लेकर ही रहेंगे। तो उसी का बदला लाला लाजपत राय लाठी से जो मारे गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उन्हीं की बदला लेने के लिए ये सैंडर्स, एक स्कॉट नाम का एक अंग्रेज था, जिनको मारने के लिए सारे इंतजाम किए हुए थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त और सारे क्रांतिकारी थे। लेकिन संजोगवश गाड़ी निकलने से पहले सैंडर्स की गाड़ी निकल गई, जिसके चलते फायर किया गया और सैंडर्स की हत्या हो गई। उसी के केस में भगत सिंह की फांसी दी गई। तो एक बार भगत सिंह ने स्वयं ही कहा करते थे कि क्रांतिकारी वो नहीं जो बम और पिस्टल लेकर चले, या बम या पिस्टल के साथ मुकाबला करे। क्रांतिकारी बम और पिस्टल से नहीं आती, क्रांति तो विचारधारा से आती है। तो बहुत से लोग भगत सिंह के बारे में सोचते हैं कि भगत सिंह का क्रांतिकारी होने का मतलब है कि कोई भी चीज़, कोई भी भड़काऊ भाषण या पिस्टल से या गोली और बंदूक से छलनी किया जाए तभी ये क्रांतिकारी। भगत सिंह का ऐसा मानना नहीं था। भगत सिंह का विचार कुछ और था। भगत सिंह ने एक और अपने जेल में रहकर एक और पत्रिका निकाली, जिस पत्रिका का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। उस पत्रिका का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। नास्तिक का मतलब होता है ईश्वर को न मानने वाला। गांधी जी आस्तिक थे, इसलिए गांधी जी और भगत सिंह की विचारधारा काफी हद तक नहीं मिलती थी। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। वो चाहते थे कि कोई हिंसा न हो और देश में ऐसी अव्यवस्था न फैले और हमें शांति से ही आज़ादी दिलाई जा सकती है। लेकिन भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का मानना था कि जब तक ले अंग्रेजों को कड़ा से कड़ी मुकाबला न दिया जाए, खून के बदले खून न किया जाए, तब तक ले आज़ादी हम लोग के संभव नहीं है। तो भगत सिंह के बारे में कुछ और चर्चा हम लोग करेंगे। हमारे पास कुछ मटेरियल है जो आपको शायद अच्छा लगे। 1924 में आइए अब शुरू से कुछ डाटा की ओर चलते हैं। 1924 में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई 1924 में। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने मिलकर देश को आज़ाद करने के उद्देश्य से ये संगठन बनाया था ताकि देश को आज़ाद किया जाए। उसके बाद आता है 1925 की घटना इसलिए महत्वपूर्ण है। 1925 को काकोरी कांड कहते हैं, काकोरी कांड। लेकिन काकोरी कांड इसलिए कहते हैं, हम लोग के लिए उचित नहीं है, लेकिन इसको हम रेल क्रांति भी कहते हैं। रेल क्रांति, कहीं कहीं आपको रेल क्रांति मिलेगा। यह काकोरी कांड इसलिए हुआ कि किसी भी संगठन को या किसी भी विचार को, मान लीजिए आपने एक संगठन बना लिया, किसी भी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, और उस समय जो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो बना था, उसका धन नहीं था। उसके चलाने के लिए, उसके विचार को जगह जगह फैलाने के लिए काफ़ी धन की जरूरत थी। तो ये काकोरी एक जगह है जहाँ पर
कहा जाता है, इतिहास में कहता है कि वहाँ पर ट्रेन पूरा धन लेकर उस रास्ते से गुजर रही थी, तो काफ़ी क्रांतिकारियों ने, मतलब मान लीजिए 25 या 30 या 40 की दस्ते में क्रांतिकारियों ने उस पर हमला किया। कहा जाता है कि अंग्रेजों का धन था, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत तो ब्रिटिश का गुलाम था, भारत तो ब्रिटिश का गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो भारत का ही धन भारत में ही जा रहा था। तो जी भारत का धन लूटा गया, सारे क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिए गए, सफल नहीं हुए, सारे के सारे पकड़े गए। कम से कम इसमें 29 लोग पकड़े गए, 29 लोग पकड़े गए, जिन लोगों पर कार्रवाई हुई। कहानी बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। 29 लोगों में जो हमारे पास डाटा है उसमें क्या है कि 17 लोगों पर लंबी सजा हुई। लंबी सजा के मतलब 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष कहिए। 4 को आजीवन कारावास मिला, 4 को आजीवन कारावास मिला, 4 को आजीवन कारावास मिला। 1925 के काकोरी कांड की ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ, काफी इम्पोर्टेंट है। और 4 को काला पानी की सजा मिली। 4 को कितना क्या हुआ? काला पानी की सजा मिली। काला पानी की सजा दोस्तों क्या होता है? काला पानी की सजा उस समय दिया जाता है कि व्यक्ति को अंग्रेज क्या करते थे, जहाज के जरिए अंडमान निकोबार में, सेलुलर जेल में या कहीं पहाड़ी पर दूर दराज इलाकों में आपको छोड़ दिया जाएगा, जहां आप रोग से ग्रसित होकर मर जाएंगे। वहां कोई हॉस्पिटल सुविधा नहीं, वहां पर अच्छी पानी नहीं, वहां पर अच्छी खाना नहीं। अंधेरी कोठरी में रखा जाएगा, पहाड़ों पर या छोड़ दिया जाएगा, भटकते रहेंगे, आने जाने का सुविधा, क्योंकि चारों ओर आपको पानी दिखेगा। एक केवल टापू है, वहाँ पे जंगली जानवर रहेंगे या जंगली मनुष्य रहेंगे, जिससे आपका वातावरण सही नहीं रहेगा। जंगली मनुष्य रहेंगे जो आपकी वेशभूषा और आपकी संस्कृति से अलग थलग रहेंगे। तो आप जो रोग आपको पकड़ेगा, आप उसी रोग के द्वारा मर जाएंगे। आप बच भी निकले तो बिना काम के रहेंगे। हम बताएंगे कि जो इनको काला पानी की सजा हुई उसमें से एक थे बटुकेश्वर दत्त। जो बचे उनको फांसी दी गई। तो आइए जो बचे उनको जरा समझ लेते हैं। 1925 की घटना, 1925 की काकोरी क्रांति, काकोरी कांड कहिए इसे, या रेल क्रांति। रेल क्रांति में चार जो थे, इसमें से हमने पिछले डाटा लिखवा लिए था, लेकिन जो चार जो बचे उसमें से एक थे अस्फाकुला, और एक थे राजेंद्र लाहिड़ी, और एक थे आपको राम प्रसाद बिस्मिल, और एक थे रोशन सिंह। इन सबको फांसी की सजा हुई। काकोरी कांड में इन सबको फांसी की सजा हुई। और एक थे इसमें से अस्फाकुला, जो बहुत ही कहा जाता है, कहानी है, इतिहास कहता है, या उस समय का जो इतिहासकार हुए कहते हैं कि ताला तोड़ने में अस्फाकुला का महत्वपूर्ण योगदान था। किसी से ताला टूट नहीं रहा था, इन्होंने ही ताला तोड़ा। समझिए कितने ताले तोड़ने में कितनी मशक्कत करनी होगी, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने के ताला पे देखिएगा तो बहुत बड़े लॉकर्स होते थे, स्टील हार्ड थे या पीतल थे, उसमें बहुत ही मजबूत ताले हुआ करते थे। शायद कितनी कुल्हाड़ियाँ मारी गई हुई तब जाकर ताला टूटा, धन लेकर फरार हो गए। तो इन चारों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दिया। अब आते हैं हम राम प्रसाद बटुकेश्वर दत्त की ओर आते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल की ओर चलेंगे। हमने एक संक्षिप्त में आपको बताया था कि पब्लिक सेफ्टी बिल क्या है।
पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, अंदर दोनों पकड़े गए, लेकिन भगत सिंह को फांसी हुई। पब्लिक सेफ्टी बिल के दौरान असेंबली में बम फेंकने के दौरान ये लोग पकड़े गए, लेकिन फांसी जो भगत सिंह सैंडर्स की हत्या के कारण हुई, हत्या के केस में फांसी हुई। और लेकिन बटुकेश्वर दत्त को क्या हुआ कि फांसी की सजा न होकर उनको काले पानी की सजा दिया गया। अंडमान निकोबार में एक सेलुलर जेल है, वहां पर काले पानी की सजा हुई। लेकिन बहुत ही दुखद कहानी है बटुकेश्वर दत्त के बारे में। बटुकेश्वर दत्त के बारे में बहुत ही बिजोड़ कहानी है। आइए हम उस समय बटुकेश्वर दत्त जब काले पानी की सजा हुई तो वो जेल काटकर जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, संक्षिप्त में इनकी कहानी जान जाते हैं तो अब बताएंगे कि उस समय और जब भारत आज़ाद हुआ उसकी दृष्टि से या उस समय की दृष्टि से क्या फर्क है। जब बटुकेश्वर दत्त जब भारत आज़ाद हुआ तब वो सजा काट कर आए, तो सोचिए उस क्रांतिकारी की क्या दशा हुई होगी। जब देश आज़ाद था, हमारे हमारे नेताओं ने अपने हिसाब से संविधान लिख दिए गए, अपने हिसाब से सब चीज़ चलने लगा। लेकिन ये क्रांतिकारी की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि टीबी से ग्रसित हो गया, टीबी से ग्रसित हो गया। और इलाज करने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, इस क्रांतिकारी के पास जिसने देश के लिए इतनी बड़ी बलिदान दिया। उस व्यक्ति के पास, उस क्रांतिकारी के पास अपनी टीबी के इलाज के लिए 1 रुपया नहीं था। तो सोचिए कि एक फैक्ट्री में काम करते थे, सिगरेट, जिस सिगरेट से देश के नवयुवकों को भविष्य खतरा में रहता है। सिगरेट हुआ, तिरंगा हुआ, और इस सिगरेट की कंपनी में सिगरेट बनाने का काम करते थे। यहीं से दिन गुजरता गया। यही नहीं, बहुत सारे फैक्ट्रियों में काम मांगने के लिए एक बार और एक रोचक कहानी है कि सरकारी बसों का ठेका दिया जा रहा था। सरकारी बस का, पटना की घटना है, सरकारी बसों का ठेका दिया जा रहा था। जब बटुकेश्वर दत्त ने जब वहां गए और कहे कि मैं बटुकेश्वर देती हूँ, तो एक बहुत बड़े अधिकारी ने कहा कि कौन बटुकेश्वर दत्त। सोचिए कौन बटुकेश्वर दत्त। उस क्रांतिकारी का नाम भुला दिया गया है इस देश में, जिसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और पूछा गया कि कौन बटुकेश्वर दत्त, और ठेका नहीं मिला। कि जैसे तैसे जीवन गुजरे और मौत बड़े दर्दनाक अवस्था में हुआ। टीबी से ग्रसित होकर खांसते हुए दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोई सरकार की सुविधा नहीं, और बेचारे प्राण त्याग दिए। तो हमारा देश आज भी वैसा है। भगत सिंह हमेशा यही कहा करते थे कि देश तो आज़ाद होगा अपने बलबूते पर, या हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा, लेकिन जो चीज़ की हम कल्पना करते हैं वो समाजवादी चीज़ के विचारक थे। समाजवाद किसे कहते हैं, हम इस पर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं धीरे धीरे, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सब चीज़ हम बता देंगे जिसकी आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। समाजवाद क्या है? समाजवाद, जिसके भगत सिंह बहुत बड़े विचारक थे। समाजवाद इसलिए चाहते थे भगत सिंह, क्योंकि सारे वर्गों का लोग में समानता हो, बराबर हो, हर किसी का अधिकार मिले। लेकिन ऐसा नहीं है। कहते थे भगत सिंह कि देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन वही भूखमरी, वही बेरोजगारी, वही अपराध, ब्रिटिश चले जाएंगे इस देश से, लेकिन जो चीज़ अभी भी वही चीज़ रहेगा, क्योंकि किसी की यहाँ के राजनेताओं में वही ब्रिटिश का दिमाग, वही बीज बोया गया है। हम यहाँ के नागरिकों में वही काम करेंगे। अंग्रेज इस देश से चले जाएंगे, लेकिन यहाँ के नियम कानून वही रहेंगे। हम उस समय भी गुलाम थे और आज भी गुलाम रहेंगे। देश की आज़ादी के बाद वही बटुकेश्वर दत्त को सामने दिखाई दिया। सही बात है, बटुकेश्वर दत्त ने भी कहीं अपने इंटरव्यू में, अपने लेखों में कहे हैं कि अच्छा हुआ कि भगत सिंह चले गए, वरना भगत सिंह के समय में देश आज़ाद हुआ होता और शायद भगत सिंह रहते तो इस पछतावा का झेल रहे होते। तो बटुकेश्वर दत्त की कहानी हुआ। अब आइए 1929 की कहानी हम आपने बता दिया, 1929 की कहानी। अब आइए हम 1930 की ओर चलते हैं। 1930 में शस्त्रागार की एक घटना घटी थी। शस्त्रागार, इसके बहुत बड़े थे वो सूर्यसेन। इतिहास में आपने सूर्यसेन के बारे में पढ़ा होगा।
इन्होंने इन्होंने ब्रिटिश के समय में जो शस्त्र निर्माण की कंपनी थी, शस्त्रागार था, तो ये सूर्यसेन लूटे, पूरा शस्त्र लूटे, इनको फांसी हुआ सूर्यसेन को। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सारे भगत सिंह भी मर चुके थे, बटुकेश्वर दूत का हालत वैसी थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो संगठन था वो इतना कमजोर हो गया, उसके एकमात्र लीडर बचे थे चंद्रशेखर आजाद। उसके एकमात्र लीडर बचे थे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, इनकी मौत के बारे में एक रोचक बड़ी कहानियां है दोस्तों। उस समय भी हमारे देश में उस समय भी धोखेबाज थे, आज भी धोखेबाज हैं। उस समय चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को मरवाने में भगत सिंह की गवाही तो खुद उनके दोस्त ही बने थे कि भगत सिंह ने ही सैंडर्स की हत्या किया था। सोचिए क्रांतिकारियों में भी कितनी फूट थी। 10-12 क्रांतिकारियों में एक ऐसा क्रांतिकारी था जो अंग्रेजों का चमचा था, जैसे आज भी सरकारों के या कोई भी राजनेताओं का चमचा होता है, तो उस समय भी एक चमचा था। उसी चमचे में चंद्रशेखर आजाद की मौत हुई। चंद्रशेखर आजाद अपने अल्फ्रेड नोबेल पार्क में बैठे थे। इस पार्क में अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे चंद्रशेखर आजाद। किसी ने या उनके दोस्त ने ही सूचना दे दिया कि चंद्रशेखर आजाद इसी पार्क में बैठे हैं। चारों तरफ से अंग्रेज घिर गए, चारों तरफ से ब्रिटिश सेना घेर ली। काफी दूर से गोलीबारियां हुई। चंद्रशेखर आजाद, एक ब्रिटिश सैनिक लिखता है चंद्रशेखर आजाद के बारे में कि अभी तक हमने जितनी सारी गोलियां चलाई है, जितनी सारी मुठभेड़ की है, हमने चंद्रशेखर आजाद जैसा निशानेबाज आज तक नहीं देखा, जिनकी सटीक, जब उसके पैर में गोली लगी थी उस अंग्रेज को, तो देखा था कि चंद्रशेखर आजाद की गोली इतनी तीव्र गति से आ रही है, उनका निशाना चूक ही नहीं सकता। लेकिन चारों बगल से जो व्यक्ति घिर गया हो वो कैसे बच सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति, एक चंद्रशेखर आजाद के घेरने में कम से कम 60 या 70 सैनिक लगे हुए थे और अकेले फायरिंग कर रहा था क्रांतिकारी। जो साथी धोखा दे दिए थे वो तो अंग्रेजों के साथ थे, जो थे उनको भगाने में चंद्रशेखर आजाद बोले कि आप तुम लोग भाग जाओ, मैं इनको संभालूंगा। और काफ़ी मशक्क़त के बाद चंद्रशेखर आजाद के मतलब गोली लगी या नहीं लगी इस पर भी संदेह है, लेकिन कहा जाता है एक गोली बचा कर रखे थे जो अपने सीने में मार दिए। लेकिन अंग्रेज जब पास गए तो बहुत सारी गोली चलाते गए, क्योंकि उनके शरीर पर अनेकों गोलियां लग चुकी थी, कभी बाह में, पैर में। फिर भी अंग्रेज डर रहे थे कि कहीं ये जिंदा ना हो, जिंदा होने के बाद अगर ये फायर कर देगा तो इनका निशाना चूक ही नहीं सकता। तो बगल में सोचिए उस क्रांतिकारी से कितना डरते थे अंग्रेज की, बांस से खोदते थे कि कहीं जिंदा तो नहीं है, लेकिन वो मर गए थे, उनको फेंक दिया गया। बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुआ चंद्रशेखर आजाद का। भगत सिंह के बारे में भगत सिंह 23 मार्च 1931 का दिन याद रखिएगा, सुबह का दिन था। 22 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को फांसी हुआ। फांसी का दिन एक अजीब सी एक दास्तान है भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह उस समय लेनिन की बुक पढ़े थे जेल में। एक जेलर ने सूचना दिया भगत सिंह को कि भगत सिंह आपको आज ही फांसी होनी है। तो भगत सिंह ने कहा कि ठीक है, एक क्रांतिकारी को एक क्रांतिकारी से मिल लेने दीजिए। एक बहुत ही ये उक्ति महत्वपूर्ण है, यह उक्ति बार बार कहीं पेपरों में दिखाई जाती है। भगत सिंह लेनिन का किताब पढ़ रहे थे या कुछ भी और भी क्रांतिकारियों का, क्योंकि उनकी बगल में किताबों का शौकीन थे, किताबों का अंबार लगा हुआ था। तो भगत सिंह चाहते थे कि जितना समय हमारे पास है उतना हम पढ़ लें, क्योंकि ये क्रांतिकारी में जानने का मजा जितना और है, भगत सिंह यही मानते थे। तो भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को फांसी पर एक अंग्रेज अधिकारी का इतना प्रभाव हुआ कि जब उसको आदेश दी गई कि 100 को पहचानिए, 23 मार्च 1931 को 3 लोगों की फांसी हुई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये 3 लोगों की फांसी हुई। तीनों लोगों ने फांसी पर पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो इन्होंने अंतिम इच्छा कहा कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी पर चढ़ गए। अंग्रेजों ने इनकी लाशों का, 100 का बॉडी का बहुत दुर्दशा किया। बाहरी
अंग्रेज ये अनुमान लगा कि अगर जेल में ही दाह संस्कार किया जाए तो धुआं को देखते हुए जनता क्रोध में आ बैठेगी, जेल पर हमला बोल सकती थी। इसलिए जेल के पीछे दीवार खोदा गया, एक दरवाजा खोदा गया, उसी के चलते उनको जैसे तैसे अधजाला शरीर को फेंक दिया गया। बाद में लोग इकट्ठे 100 को इकट्ठे कर दाह संस्कार किए। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी पर आरोप लगाया, गांधी जी पर काले झंडे दिखाए गए। गांधी जी कहते हैं कि हमने अपनी आत्मा को उड़ेल दिया है गांधी जी को, भगत सिंह को बचाने के लिए। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि भगत सिंह के बारे में कहते हैं कि ऐसा क्रांतिकारी जिसने मृत्यु को भी जीत लिया था। गांधी जी की एक स्वराज पत्रिका है कि ऐसा क्रांतिकारी ऐसा क्रांतिकारी ऐसा क्रांतिकारी ऐसा क्रांतिकारी जिसने मृत्यु को जीत लिया था, मृत्यु को जीत लिया था, उसको भय नहीं था, फांसी पर चढ़ने के समय भी मुस्कुरा रहा था। भगत सिंह कहते हैं कि देश की आज़ादी के लिए कुर्बान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक संदेश जाएगा। भगत सिंह नहीं चाहते थे, भगत सिंह की पैरवी करने के लिए मदन मोहन मालवीय ऐसा नहीं कि भगत सिंह की पैरवी करने के लिए कि भगत सिंह की सजा माफ हो, कोई उनके पक्ष में नहीं था। ये भी कहा जाता है कि भगत सिंह के मरने के समय या भगत सिंह के जो फांसी हुआ था तो कोई मिलने नहीं गया था कांग्रेस अधिकारी। यह गलत है। जवाहरलाल नेहरू एक बार गए थे भगत सिंह को मिलने के लिए। भगत सिंह की पैरवी की सजा माफ हो, मदन मोहन मालवीय ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिससे भगत सिंह काफी खफा हुए थे। भगत सिंह नहीं चाहते थे कि हमारा माफी का कोई पैरवी करे। भगत सिंह चाहते थे कि एक संदेश पहुंचे हमारे देश के नौजुवकों में कि बलिदान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंग्रेज सोचेंगे कि अब क्रांतिकारी में छोड़ देंगे, क्रांतिकारी से डर जाएंगे, लेकिन यह बहुत जरूरी है। इसलिए भगत सिंह नहीं चाहते थे कि हमारे फांसी की कोई पैरवी करे। इसे मदन मोहन मालवीय जी पर भी खपाते। भगत सिंह ऐसा कभी नहीं चाहते थे। इसलिए दोस्तों, आज ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम और एपिसोड लेकर आएंगे कुछ क्रांतिकारियों की कहानियाँ लेकर। तब तक के लिए चलते हैं।